हिस्ट्री का निकालो पहले। हम्म। विजयनगर एम्पायर वॉज established in 1336 by हरिहर एंड बुक्का. Which of the following factors led to its decline? बताओ विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन किन कारणों से हुआ था? डाउनफॉल उसका किन कारणों से हुआ था? इंटरनल राइवलरीज, इन्वेजन बाय बहमनी किंगडम, बैटल ऑफ तलीकोटा. तीनों से ही हुआ था, है ना? डाउट है किसी को? दूसरा क्वेश्चन. विजयनगर एम्पायर का मेन आर्किटेक्चरल अचीवमेंट क्या है? आपका पेपर क्या है? दिए नहीं? आपका? आपने भी नहीं दिया? बताओ विजयनगर एम्पायर का मेन आर्किटेक्चरल अचीवमेंट क्या है? हम्म. क्योंकि ताजमहल तो नहीं हो सकता ना. बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया? चोलास ने बनाया है. राजा राजावान ने, मैंने करवाया ये. और गोल गुम्बज, ये तो गोलकोंडा उधर बीजापुर में है ना, उसके वहां के सुल्तान ने बनाया. तो एक ही बचता है फिर, विठला टेम्पल. ठीक है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज बेस्ड ऑन, ये थोड़ा सा ट्रिकी था. फ्यूडल सिस्टम, सेकंड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, डिविजन इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड नाडूज. बताओ क्या सही लगता है आपको? फ्यूडल सिस्टम था वहां पे. वहां पे कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, मैंने आपको लिखवाया था. विजयनगर एम्पायर में हमने लिखा था कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, क्या बोलते थे उसको? नायाकार सिस्टम नहीं लिखवाया था? नायाकार एंड आयागार सिस्टम मैंने आपको लिखवाया था, है ना? अब ये नायाकार सिस्टम, हिस्टोरियंस इस पे डिबेट करते हैं कि फ्यूडलिस्टिक था कि नहीं था, पर फ्यूडलिस्टिक ही था. क्योंकि आप एक, फ्यूडलिस्टिक का क्या मतलब होता है? जहां पे एक एरिया किसी एक बंदे को दे दो, ठीक है, उसके बदले में उसको बोलो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, आर्मी मेंटेन करे, उसी को फ्यूडलिस्टिक बोलते हैं, है ना? तो वहां नायाकार सिस्टम में भी ऐसी ही चीजें होती थी. तो फ्यूडलिस्टिक था फिर वो. ठीक है. सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग तो थी, दूसरा भी ठीक है. अब प्रोविंस इन्होंने नाडूज में डिवाइड तो किया था, बट वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चीजें थी उनको, डिस्ट्रिक्ट को नाडू बोलते थे, प्रोविंस लेवल पे मंडलम बोला जाता था. ठीक है. तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है ये. हाँ, तीसरी गलत है. नाडू किसको बोलते थे? डिस्ट्रिक्ट को, प्रोविंस को नहीं. प्रोविंस को क्या बोलते थे? खोलना दरवाजा. प्रोविंस को मंडलम बोलते थे. और डिस्ट्रिक्ट को नाडू बोलते थे. ठीक है. जब बैटल ऑफ तलीकोटा हुई थी तो विजयनगर एम्पायर को कौन रूल कर रहा था? कृष्ण देव राय के टाइम बैटल ऑफ तलीकोटा थोड़ी हुई थी. रामा राय. सी आंसर है इसका. ठीक है. एलिमिनेशन से भी कर सकते हो ना क्वेश्चन आप. देवराया वन तो काफी पहले था, कृष्ण देवराय के टाइम हुई ही नहीं है. बुक्का राइस ने तो स्टैब्लिश की है, इसके टाइम पे कहाँ? बैटल ऑफ तालिकोटा लास्ट में हुई है, जब खत्म हो गया विजयनगर एम्पायर, तब हुई है. ठीक है. बहमनी किंगडम किसने बनाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट? बहमनी और विजयनगर के बीच में मेजर कंफ्लिक्ट का कारण क्या था? क्यों कंफ्लिक्ट होती थी इनके बीच में? नहीं, कंफ्लिक्ट रीजन रीजन की वजह से नहीं होती थी, पर कंफ्लिक्ट, हाँ, जो रायचूर दोआब मैंने आपको बताया था कि एक रायचूर दोआब था बीच में, फर्टाइल एरिया, उसके कैप्चर, उसको कैप्चर करने के लिए ही लड़ते थे ये आपस में. ठीक है. तो इसका ऑप्शन बी आएगा. ठीक है, रायचूर दोआब जो था. दोआब क्या होता है? टू रिवर्स. ठीक है. क्या? हम्म. हम्म. सदाशिव लिखवाया था? एक मिनट रुको.
इसको इसको रामा राय कर लो, सदाशिव नहीं है यार ये। रामा राय लिख लो। ठीक है, बैटल ऑफ तल्लीकोटा जो हुई थी, विजयनगर एम्पायर से ये लड़ा था। अब यार वो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन हो गई होगी, क्योंकि सदाशिव जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उनके साथ लड़ा है, अब्दाली के साथ, मोहम्मद शाह अब्दाली के साथ। हम्म। ठीक है, ही वॉज डिफीटेड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन बाहमनी एंड विजयनगर अच्छा, ये कर लिया हमने। महमूद गवन वॉज ए सिग्निफिकेंट फिगर इन द बाहमनी किंगडम। बताओ, महमूद गवन के बारे में पढ़ा था हमने थोड़ा बहुत। बहमनी किंगडम में था ये। क्या क्या किया था इसने? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे, आर्मी को स्ट्रेंथन किया था। हाँ, पहला और दूसरा ठीक है। नए ट्रेड रूट्स नहीं बनाए थे इसने, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट्स थे उनको इसने स्ट्रेंथन किया था। ठीक है, नए वाले तो नहीं बनाए थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। बहमनी किंगडम 5 सक्सेसर स्टेट्स में टूट गई थी, इसमें से कौन सी नहीं है? हैदराबाद। ठीक है। हम्म। उसके बाद गोल गुंबज जो है, कहां पे है ये? बीजापुर में। ठीक है। मुगल एम्पायर 1526 में किसने बनाया? बाबर ने। बताओ कौन सी बैटल जो है मुगल एम्पायर की बिगिनिंग को बताती है? बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अकबर की सुल्ले कुल की जो पॉलिसी थी वो क्या थी? रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी। ठीक है, सबको शांति के साथ। अच्छा, ताजमहल किसने बनाया भाई? शाहजहां ने, सबको पता है। जहांगीर की है? ओ नहीं यार, अकबर भी किया किसी ने। मनसबदारी सिस्टम, क्या था भाई मनसबदारी सिस्टम? मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों चीजें थी इसमें। मुगल एम्पायर अपनी टेरिटोरियल जेनिथ पे कब था? अभी हम पढ़ेंगे, ये औरंगजेब के टाइम पे था। ठीक है। दीन इलाही, क्या था दीन इलाही? अकबर ने लाया था, सिनक्रेटिक रिलीजन। ठीक है। उसके बाद बताओ, मुगल एम्परर नोन फॉर हिज डेक्कन कैंपेन्स, ये भी पढ़ेंगे अभी। औरंगजेब था जिसने सबसे ज्यादा डेक्कन में कैंपेन्स किए हैं। ठीक है। शेर शाह सूरी सबसे ज्यादा किसके लिए जानी जाती है भाई? ये सूरी डायनेस्टी किसके लिए जानी जाती है? आर्किटेक्चर करने का कहाँ टाइम मिला बेचारे को इसको। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है। शेर शाह सूरी ने जो रुपया लाया था स्टैंडर्ड करेंसी, ठीक है, उसने बाद में किसको इन्फ्लुएंस किया था? ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुएंस किया था बाद में। ठीक है। जीटी रोड किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने अपने एम्पायर को डिवाइड किया था, विलेजेस में, परगनाज में, सरकार्स में। विलेजेस भी तीनों है ये। हाँ, विलेजेस भी। एक मिनट। हाँ वैसे परगनाज एंड सरकार्स भी लगा सकते हो आप इसका। ठीक है, 2 और 3 सही होगा। शेर शाह सूरी क्रेडिटेड विद एस्टेब्लिशिंग, कौन सा टैक्स, कौन सा लगाया था इसने? जाब्ती सिस्टम। ठीक है। रेवतवारी, महलवारी ये तो ब्रिटिशर्स ने लाए हैं, और इक्ता सिस्टम सल्तनत ने लाया। मुगल डिक्लाइन जब हुआ तो कौन कौन सी लोकल पावर्स का राइज हुआ? सिख का भी, सबका। ठीक है, 1 2 और 3।
कृष्ण देवराया किसका कंटेम्पररी था, मतलब उस टाइम पे दिल्ली में कौन रूल कर रहा था? बाबर। बाबर। बाबर रूल कर रहा था, ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा किस किस के बीच में हुई थी? हम्म। मुगल और बहामनी के बीच में कहाँ हुई थी? बहामनी किंगडम बची नहीं थी तो। जो बहामनी किंगडम के बाद में जो डेक्कन सल्तनत, चार किंगडम्स थी, उन्होंने ही अटैक किया था विजयनगर पे, मैंने बताया था ना आपको। जो वो चार किंगडम्स थी, उन्होंने इकट्ठे होकर अटैक किया था, बहामनी ने थोड़ी अटैक। बहामनी के बाद जो किंगडम्स थी उन्होंने अटैक किया था। तो ये डेक्कन सल्तनत एंड विजयनगर एम्पायर के बीच में हुई थी। ये बेरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकोंडा, इन्होंने मिलकर अटैक किया था इसके ऊपर। ठीक है, आंसर सी होगा इसका। समझे? चलो आज मिडिवल इंडिया खत्म करेंगे यार, बड़ा अब ये लटक गया है। हमने नवरत्ना नहीं किया था ना अकबर के। चलो हेडिंग दो, नवरत्नास इन अकबर्स कोर्ट। अब अकबर की महानता में इसके साथ जो ये 9 लोग थे, इनका भी बड़ा रोल है। ठीक है। कोई भी किंग अगर महान बनता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके आसपास जो उसको सलाह देने वाले लोग हैं वो ठीक है, तभी वो महान बन सकता है। तो अकबर के आसपास जो लोग थे, इसके बिल्कुल करीबी लोग जो थे, वो बड़े अच्छे लोग थे। अच्छे इन द सेंस कि अपनी फील्ड में महारथी थे सब, और उन्होंने अकबर को सही गाइड किया हमेशा। ठीक है, जिसकी वजह से अकबर का रूल इतना सही से चल पाया। तो ये नवरत्नों के नाम लिखो, सबसे पहले लिखो अब्बुल फैजल। अब्बुल फजल। कौन था अबुल फजल? हिस्टोरियन था। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना हिस्टोरियन। इसने क्या लिखा है? अकबरनामा लिखा है इसने। ही वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। ऑथर ऑफ अकबरनामा। ठीक है। अकबरनामा का जो थर्ड पार्ट है ना, उसको एन ए अकबरी बोलते हैं। अकबरनामा बेसिकली इसकी ऑटोबायोग्राफी है। इट्स नोन एज एन ए अकबरी। अकबर के रूल के बारे में आईने अकबरी से हमें काफी कुछ पता चलता है। ठीक है। इसने एक और चीज भी की थी। अकबरनामा कौन सी भाषा में लिखा है ये? पर्शियन में। ठीक है। अकबर ने ना काफी हिंदुइज्म की जो टेक्स्ट हैं उनको भी पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करवाया था। जैसे महाभारत, रामायण, इन सब चीजों को भी ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है। और इसने, अबुल फैजल ने, पंचतंत्र की कहानियां होती है ना, उनको भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेटेड पंचतंत्र इनटू पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है। दूसरा लिखो, फैजी। फैजी कौन था? पोइट था ये भी। ठीक है। फैजी वॉज अ पोएट। ठीक है, और ये अब्बुल फजल का भाई भी था। ठीक है, अब्बुल फजल का भाई था। इसने क्या किया था? इसने एक मैथमेटिक्स की बुक को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। क्या नाम था उस बुक का? लीलावती।
ठीक है। लीलावती इंटू पर्शियन लैंग्वेज, लीलावती को यहाँ पे एरो मार के लिखना, बुक ऑन मैथमेटिक्स। फैजी। लिख लिया। उसके बाद नहीं लिखा था, लिख ले। हाँ हाँ, बुक ऑन मैथमेटिक्स। उसके बाद थर्ड, तानसेन। तानसेन के बारे में तो सुना है आप सबने, क्या करते थे? तबला में म्यूजिशियन थे। ठीक है, इनका असली नाम क्या था तानसेन का? अरिजीत सिंह। हम्म। राम तन्नू पांडे। ठीक है। हाँ। राम तन्नू पांडे। इसमें लिख लो एक पॉइंट, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस born in a Hindu family in Gwalior. In a Hindu family in Gwalior. ठीक है। He accepted Islam. He accepted Islam under Sheikh Mohammed Ghaus. Under Sheikh Mohammed Ghaus. ठीक है। तानसेन किसके लिए फेमस थे भाई? अलग अलग राग गाते थे, ऐसे ऐसे राग गाते थे कि बारिश पड़ जाए, आग लग जाए। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बारिश वाला कौन सा राग था जिससे बारिश आती थी? हम्म। क्या बोल रहे हैं? क्या बोला इसने? राग मेघ मल्हार। इससे बारिश आ जाती थी। और एक और राग था, राग दीपक। दीपक में आग नहीं लगती थी, दीपक जल जाता था मतलब। तो हाँ हाँ, हाँ हाँ, दीपक जल जाता था। सच में होता था भाई। आजकल भी हो सकता है, अगर कोई गाने वाला। आपके सुरों में शक्ति होनी चाहिए, राग उतना लगना चाहिए आपका। हाँ। किसका? अरिजीत सिंह। देखो, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि बारिश आपको आंसू आ जाए, ये भी तो मतलब हो सकता है इसका। है ना, अरिजीत सिंह आपको रुलाता तो है ही। देखो, ये राग इनका मतलब ऐसा बारिश नहीं, इनका मतलब यही होता है कि आपके इमोशंस कैसे चेंज कर, जब आप गाने सुनते हो आपके इमोशंस चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। अब भंगड़ा सुनोगे तो रो पाओगे? नहीं रो पाओगे। पर अगर कोई सैड सॉन्ग सुनोगे तो आपको अपने दुख याद आते हैं ना।
तो ये आपके इमोशंस के साथ कैसे खेलता है ये म्यूजिक। ठीक है, तो ये वही मतलब होता है इसका। ठीक है। उसके बाद फोर्थ लिखो, राजा बीरबल। राजा बीरबल, इनका असली नाम क्या था? महेश दास। महेश दास। ठीक है। देखो, ही वॉज नोन फॉर हिज विट्टी एंड ही वॉज नोन फॉर हिज विट्टी एंड ह्यूमरस एक्सचेंज विद अकबर। क्या होता है विट्टी? यार कि बड़ा सार्केस्टिक तरीके से जो हंसाता है आपको, ठीक है, उसको विटी बोलते हैं। इसको राजा का टाइटल भी अकबर ने ही दिया था, ठीक है। अकबर बीरबल की कहानी सुनी है ना आपने? कोई कहानी याद है किसी को? कौन सी? क्या करता है उसमें? नहीं नहीं, कहानी है जो है इनकी अकबर और बीरबल की, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे अभी कोई याद नहीं आ रही। पहले ही लिख लो, अगर कोई याद आई तो फिर बताऊंगा। राजा टोडरमल। ये कौन था? हम्म। फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। लिखो, ही वॉज अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर। ही वॉर अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर। शेरशाह सूरी के टाइम पे भी यही था उसका फाइनेंस मिनिस्टर। हु ओवरहॉल्ड द हु ओवरहॉल्ड द रेवेन्यू सिस्टम इन द किंगडम। हु ओवरहॉल्ड, ओवरहॉल मतलब चेंज करना पूरा। ओवरहॉल्ड द रेवेन्यू सिस्टम इन द किंगडम। ठीक है। लैंड मेजरमेंट जो इसने लाया था, टोडरमल्स बंदोबस्त जिसको हम बोलते हैं। अकबर ने इसको टाइटल दिया था दीवाने अशरत का। टाइटल ऑफ दीवाने अशरत। उसके बाद लिखो राजा मान सिंह। राजा मान सिंह कहाँ का राजा था ये? हम्म। नहीं नहीं, अम्बेर का राजा था। ठीक है। देखो, ही वॉज द किंग ऑफ अम्बेर। ही वॉज द किंग ऑफ अम्बेर, राजस्थान में। और इसने अकबर को बैटल जीतने में बड़ा असिस्ट किया है। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में भी इसी ने लीड किया था, जो राणा सांगा के साथ बैटल हुई थी, नहीं महाराणा प्रताप के साथ। राणा सांगा कहाँ से याद है? देखो, ही असिस्टेड अकबर इन विनिंग मोस्ट क्रूशियल बैटल्स। ही असिस्टेड अकबर मोस्ट क्रूशियल बैटल्स।
ही असिस्टेड अकबर इन विनिंग मोस्ट क्रूशियल बैटल्स इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, उसके बाद सेवंथ लिखो, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान ए खान। हाँ हाँ। अब्दुल रहीम खान ए खान, ये भी कौन था? ये पोइट था, ही वॉज ए पोइट। किसका बेटा था ये? हम्म, सन ऑफ बैरम खान। ठीक है, बैरम खान कौन था? यहाँ कहाँ से आई रजिस? हाँ, मिलिट्री कमांडर था इनका। ठीक है, बैरम खान। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये जो अब्दुल रहीम खाने खान है, ये ऐसे तो मुस्लिम था बाय बर्थ, बट ये कृष्ण भगवान का डिवोटी था, बाद में डिवोटी बन गया था। ठीक है, इसीलिए फेमस है। देखो, ऑल दो ए मुस्लिम बाय बर्थ, ऑल दो ए मुस्लिम बाय बर्थ, ही वॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, उसके बाद लिखो, ही रोट रहीम सतसाई। ही रोट रहीम सतसाई, और इसने बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था। कौन सी भाषा में? पर्शियन भाषा में। पहले तुर्किश भाषा में, चगताई भाषा में लिखा था। ठीक है, सतसाई बस। ही रोट सतसाई, रहीम सतसाई, बाबरनामा इनटू पर्शियन, ओरिजिनली रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज लिख लो। हाँ हाँ, ओरिजिनली तुर्किश भाषा में लिखी गई थी बाबरनामा, उसको पर्शियन भाषा में कन्वर्ट किया था अब्दुल रहीम ने। क्या? वो तो अकबर नामा है ना, ये बाबर नामा है। ठीक है, अकबरनामा अकबर की ऑटोबायोग्राफी है, बाबरनामा बाबर की, बाबर की ऑटोबायोग्राफी उसने खुद लिखी है। ठीक है, चगतई। ठीक है, उसके बाद लिखो एट्थ, फकीर अजीउद्दीन। ठीक है, इसमें बस इतना लिखो, ही वॉज द एडवाइजर ऑफ अकबर, चीफ एडवाइजर ऑफ अकबर, अकबर का चीफ एडवाइजर था। और लास्ट में मुल्ला दो प्याजा। हाँ।
ये बड़ा खतरनाक बंदा था। फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, अकबर सबसे ज्यादा भरोसा करता था इस पे। एडवाइजर था ये भी अकबर का। कश्मीरी लोग ना हमेशा अपने ह्यूमर के लिए बड़े फेमस रहे हैं, अपनी विट के लिए। जैसे आजकल समय रहना है। ठीक है, तो ये जो मुल्ला दो प्याजा था ये भी बीरबल जैसा था, वैसा ही था ये भी। तो अकबर को बड़ा पसंद था ये, इसलिए अकबर के बड़ा क्लोज था। ठीक है। कश्मीरी लोग अभी भी, आप में से है कोई कश्मीरी? कश्मीरी हिंदू मुस्लिम कोई है? कौन है? इधर पूछ रहा हूं मैं। नेक्स्ट लिखो जहांगीर। हाँ हाँ, बस अकबर के बारे में इतना ही पढ़ना है भाई। देखो, जो बाकी चीजें आर्किटेक्चर वाली चीजें बच गई है वो हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। आर्ट एंड कल्चर अभी हमने पढ़ना है सारा। ठीक है, कि इन्होंने कौन कौन सी चीजें, क्या क्या अलग से चीजें बनवाई थी, क्या क्या आर्किटेक्चरल फीचर्स थे, वो हम करेंगे अलग से। जहांगीर लिखो अब। जहांगीर कब से कब तक रूल किए? 1605 से 1627 तक। ठीक है, अकबर का सबसे बड़ा बेटा था ये। ठीक है, लिखो, इसमें लिखते जाओ पहले चीजें। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, ही मोस्टली लिव्ड इन लाहौर। ज्यादा टाइम कहां पे रहा ये? लाहौर में। ही मोस्टली लिव्ड इन लाहौर फॉर हिज लव ऑफ गार्डन एंड बिल्डिंग्स। हाँ, बनाने बनूने का काम सारा इसकी बीवी ने ही किया है, नूरजहान ने। ठीक है, फॉर हिज लव ऑफ गार्डन्स एंड बिल्डिंग्स। बट सून हिज एल्डेस्ट सन खुसरो, हिज एल्डेस्ट सन खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। रिवोल्टेड अगेंस्ट, खुसरो ने इसके अगेंस्ट बगावत कर दी थी, जहांगीर के अगेंस्ट। ठीक है, और उसको मारने जब ये गए तो खुसरो जो है वो, उसको अर्जुन देव ने अपने पास, खुसरो जो था बड़ा लिबरल इंसान था, बड़ा सही इंसान था। तो अर्जुन देव जो फिफ्थ सिख गुरु थे, उन्होंने उसको अपने पास रखा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और उनने फिर बाद में अर्जुन देव को भी एग्जीक्यूट करवा दिया, उनको भी मरवा दिया। ठीक है, लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, द फिफ्थ सिख गुरु, द फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव हेल्प्ड खुसरो, द फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव हेल्प्ड खुसरो एंड हेंस he was executed, he was executed after 5 days of torture. He was executed after 5 days of torture. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना,
द इंस्टीट्यूशन ऑफ दुअस्पा एंड शियास्पा, द इंस्टीट्यूशन ऑफ दुअस्पा, DUHASPA, एंड शियास्पा, दुआस्पा एंड शियास्पा was introduced during his time. ये क्या था? दुआस्पा एंड शियास्पा was introduced during his time. देखो, जो मनसबदारी सिस्टम था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक होता थी जात और सवार, ठीक है। आपका जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा, ये क्या आपका रैंक है, और ये है कितने कैवलरी मैन आप रख रहे हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा आपके सवार भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर कोई 7,000 का मनसबदार है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ 200 ही सवार रखे अपने साथ, ऐसा नहीं हो सकता था। बट जहांगीर ने इसने ये सिस्टम लाया दुआस्पा और शियास्पा का, इसमें आप जो है सवार चेंज किए बिना अपना रैंक चेंज कर सकते थे, ठीक है। सवार आपके पास जितने उतने ही रहेंगे, आपका रैंक बढ़ या कम, ज्यादा या कम हो सकता है, समझ गए। तो ये हो सकता था, इसको दुआस्पा एंड शियास्पा बोला जाता है। लिखो अंडर विच द नोबल्स सवार रैंक, under which the nobles savar rank could be increased विदाउट अफेक्टिंग हिज जात। अच्छा सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, उसके सवार को बढ़ा कम, ज्यादा ज्यादा या कम कर सकते थे जात को चेंज किए बिना, ठीक है। कि अब एक जात के अंडर जितना पहले सवार आ रहा है, अगर उसके सवार बढ़ाएंगे तो उसका रैंक भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बट अब क्या कर सकते हैं, सवार बढ़ा सकते हैं, रैंक उसका उतना ही रखेंगे, ठीक है। हाँ, सवार इंक्रीज हो सकते हैं पर जात उतनी ही रहेगी, विदाउट अफेक्टिंग हिज जात। हाँ, विदाउट विदाउट अफेक्टिंग हिज जात, समझ में आया। पहले क्या होता था कि भाई आपके जो सवार हैं, कितने आपने सवार रखे हैं, उसी के हिसाब से आपका ये जात भी डिसाइड होती थी, है ना। जितने ज्यादा सवार रखोगे उतना बड़ा रैंक आपको मिलेगा, ठीक है ना। बट अब इन्होंने क्या बोला कि आपके सवार को हम बढ़ा सकते हैं आपके जात को चेंज किए बिना, ठीक है। इसी सिस्टम को दुआस्पा और शियास्पा बोले जाने लगा, ठीक है। उसके बाद लिखो, ही फेस्ड अ टफ ओपोनेंट, he faced a tough opponent in Malik Amber, in Malik Amber। मलिक अंबर कौन था? ये अहमदनगर का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। अहमदनगर में जो किंगडम थी उसका प्राइम मिनिस्टर था, और मुगल्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे डेक्कन, तो वहां पे इसको काफी टफ कंपटीशन इससे मिला, ठीक है। इसने इसकी नाक में बड़ा दम करके रखा था जहांगीर के, ये हारता नहीं था इजिली। उसके बाद देखो, मलिक अंबर के ब्रैकेट में लिख लेना कौन था ये, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सल्तनत ऑफ अहमदनगर, ठीक है। अहमदनगर की जो सल्तनत थी उसका प्राइम मिनिस्टर था मलिक अंबर। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, ही लॉस्ट कंदाहर टू सैफेविड्स। कंदाहर जो कि इनके कंट्रोल में होता था मुगलों के, वो भी ये हार गया। कंदाहर, कंदाहर कहाँ है? अफगानिस्तान, ठीक है। टू सैफेविड्स, सैफेविड डायनेस्टी रूल करती थी वहां पे, उनको हार गया ये कंदाहर वाला एरिया। हम्म, गांधार, हाँ गांधार पहले था, गंधारा जब महाजन पदार्थ होते थे उस टाइम पे गंधारा महाजन पदा था यहाँ पे, ठीक है। अभी कंदाहर ही है,
हाईजैक हुआ था ना यहाँ पे, प्लेन को लेके गए थे कंधार में, IC-814। हाँ, वो असली कहानी है। ठीक है, अफगानिस्तान में है। सैफेविड्स, सैफेविड डायनेस्टी है, पर्शियन डायनेस्टी है जो इस एरिया तक पहुंच गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिज लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिज लाइफ वॉज हिज मैरिज विद मेहरुनिसा, वॉज हिज मैरिज टू विद मेहरुनिसा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी लाइफ में इसकी शादी हुई है। मेहरुनिसा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना नूर जहान। नूर क्या होता है? चांद को बोलते हैं क्या नूर? हम्म, चांद की जैसी बीवी थी इसकी, नूर जहां। अब जब जहांगीर की इससे शादी हुई तो सारा कुछ कंट्रोल जो है वो मेहरुनिसा के हाथ में आ गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सब खुद देखने लगी, और आर्किटेक्चरल जो भी काम हुए हैं इनके टाइम पे, जो भी बिल्डिंग्स बनी हैं, वो सब इन्होंने ही बनवाई है, मेहरुनिसा ने। ठीक है, तो लिखो शी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन जहांगीर लाइफ, शी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन जहांगीर लाइफ and was given the title of and was given the title of Padshah Begum. Given the title of Padshah Begum. ठीक है, अच्छा, इसके नाम पे कॉइन्स भी इशू किए जाने लगे, और जितने भी रॉयल फरमान्स होते थे उन सब पे साइन किसके होते थे? इसी के, नूरजहान के। इतनी इन्फ्लुएंशियल थी, इतनी पावरफुल थी। ठीक है, तो लिखो कॉइन्स, ब्रैकेट में लिखना कॉइन्स वर इशूड, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ऑन हर नेम एंड all the royal फरमान्स bear her name. bear her name। ठीक है, इसका नाम होता था, रॉयल फरमान जितने भी होते थे उनके ऊपर इसका नाम होता था। ठीक है, इसने क्या किया, अपने बाप को, मिर्जा ग्यास बेग को, और अपने भाई को आसिफ खान को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रख दिया। किंगडम में जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी वो उनको दे दी। ठीक है, तो लिखो ही गॉट हाई पोजीशंस फॉर हर फादर, शी गॉट हाई पोजीशंस फॉर हर फादर, ब्रैकेट में लिखना मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग, और इसका दूसरा नाम भी था इत्मदुद्दौला, इत्मद उद्दौला। है IITMAD, इत्मद उद्दौला। ठीक है, एंड हर ब्रदर आसिफ खान, ये इसका बाप था, एंड हर ब्रदर आसिफ खान। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर लेड द फाउंडेशन ऑफ, जहांगीर लेड द फाउंडेशन ऑफ निशात बाग,
laid the foundation of Nishat Bagh and Shalimar Garden in Kashmir. Nishat Bagh and Nishat Bagh and Shalimar Garden in कश्मीर. हाँ, परी महल अकबर ने शायद. BAG, एच लिख लो. परी महल जो है ये दारा शिकोह ने बनाया था. हाँ, हरी पर्वत फोर्ट बनाया, दारा शिकोह ने बनाया है. ठीक है. दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था. ठीक है. शाहजहां के बाद आया, शाहजहां का बेटा है. ठीक है. क्या? शालीमार गार्डन इन कश्मीर लिख लिया ना. नेक्स्ट लिखो, कैप्टन हॉकिंस. अच्छा, ब्रिटिशर्स भी, ब्रिटिशर्स कब आए हैं इंडिया में? 1600s में. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी है अब. और इसकी इसी के कोर्ट में सबसे पहला ब्रिटिशर आया था, कैप्टन हॉकिंस. ठीक है. लिखो कैप्टन हॉकिंस. हॉकिंस. कैप्टन हॉकिंस came to his court and was made a mansabdar of 400 zaat. Came to his court and was made a mansabdar of 400 जात. ठीक है, 400 जात का इसको मनसबदार भी बना दिया था इसने. कैप्टन हॉकिंस केम टू हिज कोर्ट एंड वॉज मेड द मनसबदार ऑफ द मनसबदार ऑफ 400 जात. ठीक है. अब इनसे पहले पुर्तगाली यहां पे आ चुके थे. वो हम मॉडर्न इंडिया में डिस्कस करेंगे कि कौन सा किस किस के टाइम पे आया. पुर्तगाली आ चुके थे और पुर्तगाली यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे. ठीक है. फिर ब्रिटिशर्स आए, तो पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को भी यहाँ पे ट्रेड की परमिशन मिले. तो इसलिए स्टार्टिंग में तो कैप्टन हॉकिन को परमिशन नहीं मिली फैक्ट्री लगाने की, पर इवेंचुअली फिर मिल गई बाद में. ठीक है, तो 1612 में फिर फैक्ट्री लगाई इन्होंने. कैप्टन हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली थी पर. ठीक है. कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था. ठीक है. और आते ही इसने इसने सोचो, इसने पर्शियन भाषा सीखी इससे बात करने के लिए. जहांगीर को बड़ा खुश किया इसने. ठीक है, इसलिए जहांगीर ने इसको जो है मनसबदार बनाया था, बट परमिशन नहीं दी फैक्ट्री लगाने की, पर बाद में दे दी फिर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सर थॉमस रो. सर थॉमस रो ऑल्सो विजिटेड हिज कोर्ट. इसको परमिशन मिली थी फैक्ट्री लगाने की. थॉमस रो ऑल्सो विजिटेड हिज कोर्ट and got the permission to set up a factory in Surat. To set up a factory in Surat. Factory in Surat. Last point लिखो, tobacco growing started during his time. Tobacco growing started during his time. कौन लाया था tobacco इंडिया में? पोर्तुगीज. लिखो, it was brought by Portuguese. It was brought by Portuguese. और क्या क्या लाए थे पोर्तुगीज? हम्म, और भी लाए थे कुछ. पहले कब? बचपन से? शराब तो थी पहले से.
कैश्यू लाए थे, कैश्यू, काजू। हाँ हाँ, वो अभी हम सारे करेंगे, बहुत आए थे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो शाहजहां, पहले ये खत्म करें, शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां लिखो, 1628 से 1658। हाँ, शाहजहां। इसने क्या किया सबसे पहले, इसने कैपिटल को शिफ्ट किया आगरा से दिल्ली। ठीक है, इससे पहले कैपिटल जो है, बाबर ने कैपिटल जो है वो कहाँ कहाँ पे थी उसकी, लाहौर थी, पर फिर लाहौर से कहाँ शिफ्ट की, आगरा। ठीक है, आगरा शिफ्ट की, फिर जब अकबर आया तो अकबर ने जो है दूसरी कैपिटल बनाई, फतेहपुर सीकरी। अकबर के इसके आगरा के पास में ही एक शहर बनाया, फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे इबादत खाना बनाया, जोधाबाई के लिए पैलेस बनाया। ठीक है, और बड़ी सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई। तो उसके बाद ये जब आया शाहजहां, तो इसने क्या किया, आगरा से कैपिटल को शिफ्ट करके वापस ले गया कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये किया, लिखो ही ट्रांसफर्ड मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ही अनेक्स्ड अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। ही अनेक्स्ड, ही अनेक्स्ड, अभी तक नहीं आपको आई है स्पेलिंग लिखना है। ही अनेक्स्ड अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो डेक्कन के जो ये सल्तनत थी, जितनी भी छोटी छोटी किंगडम्स थी, इन सबको इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। गोलकोंडा, GOLCONDA, गोलकोंडा। ठीक है, ही गॉट कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर भी लेके आया डेक्कन से। ही गॉट कोहिनूर डायमंड फ्रॉम मीर जुमला, मीर जुमला, JUMLA, ब्रैकेट में लिखना वजीर ऑफ गोलकोंडा, वजीर ऑफ गोलकोंडा, WAZIR, वजीर ऑफ गोलकोंडा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ही ऑल्सो एक्सपेल्ड पुर्तगीज फ्रॉम हुगली। ही ऑल्सो एक्सपेल्ड, पुर्तगीज को बाहर निकाला था इसने हुगली से। ही ऑल्सो एक्सपेल्ड पुर्तगीज फ्रॉम हुगली। हुगली कहाँ है, HOOGHLY। ठीक है, उसके बाद लिखो, हुगली बंगाल में यार। उसके बाद लिखो, ही मेड हिज सन, ही मेड हिज सन औरंगजेब द वाइस रॉय ऑफ डेक्कन। औरंगजेब को इसने क्या किया था, डेक्कन का वाइस रॉय बनाया था। ही मेड हिज सन औरंगजेब द वाइस रॉय ऑफ डेक्कन। हम्म, हाँ, पर हुगली जगह भी तो, जगह को भी बोलते हैं। हाँ हाँ, वाइस रॉय ऑफ डेक्कन, बस इतना ही। उसके बाद लिखो, लास्ट 8 years ऑफ हिज लाइफ वर वेरी पेनफुल। लास्ट 8 years अपने ही बेटे ने, ऑफ हिज लाइफ वर वेरी पेनफुल, एज देर वॉज ब्रूटल वॉर ऑफ सक्सेशन, देर वॉज ब्रूटल वॉर ऑफ सक्सेशन, बातें नहीं करो,
ब्रूटल वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन हिज फोर, चार बेटे थे इसके और चारों आपस में लड़ रहे थे। कौन कौन थे इसके बेटे? सक्सेशन बिटवीन हिज फोर सन्स। कौन कौन थे ये चार बेटे? हम्म। दारा शिको, औरंगजेब, फोर सन्स, चार बेटे, शाह शुजा एंड मुराद। अब शाहजहां का सबसे फेवरेट बेटा कौन था? दारा शिको। ठीक है। दारा शिको को ये शाह बुलंद इकबाल बुलाया करता था। ठीक है। इसका फेवरेट था, पर सबसे काबिल कौन था इनमें? औरंगजेब। ठीक है। तो औरंगजेब ने नहीं बजने दिया यहाँ पे किसी को भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। दारा शिको, दारा शिको वॉज कॉल्ड एज शाह बुलंद इकबाल। हाँ हाँ, कॉल्ड एज शाह बुलंद इकबाल। इकबाल क्या होता है? इकबाल क्या होता है? नहीं नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं। इकबाल का कुछ मतलब भी होता है। क्या मतलब होता है इकबाल का? मेरे हिसाब से एथिक्स और मॉरल्स को इकबाल बोला जाता है। आपके जो एथिक्स हैं, आई गेस, देख लेते हैं। क्या बोला जाता है? गुड फॉर्च्यून, लक। गुड लक बोला जाता है जिसकी बहुत अच्छी किस्मत हो। अच्छा, चलो ठीक है। लिखो क्या लिखा आपने? शाह बुलंद इकबाल। ये टाइटल इसको किसने दिया था? बाय शाहजहां। ही वॉज कॉल्ड एज शाह बुलंद इकबाल बाय शाहजहां। एंड एक हिस्टोरियन है लेन पूल, वो इसको मिनी अकबर बुलाया करता था। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर ये रूलर बनता तो ये भी अकबर के जैसा रूलर बनता। ठीक है। देखो, एंड वॉज कॉल्ड एज मिनी अकबर, एंड वॉज कॉल्ड एज मिनी अकबर बाय लेन पूल। ठीक है, ये पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना। शाहजहां वॉज मेड अ प्रिजनर, शाहजहां वॉज मेड अ प्रिजनर बाय औरंगजेब एंड वॉज केप्ट इन आगरा फोर्ट, एंड वॉज केप्ट इन आगरा फोर्ट। आगरा में जो लाल किला है वहां पे इसको रखा था। एंड वॉज केप्ट इन आगरा फोर्ट। और वहां पे इसका ध्यान जो है इसकी बेटी रखती थी, जहां आरा। ठीक है। ही वॉज बीइंग लुक आफ्टर, ही वॉज बीइंग लुक आफ्टर बाय हिज डॉटर, ही वॉज बीइंग लुक आफ्टर बाय हिज डॉटर जहां आरा, JAHANARA, जहां आरा, ARA। जहां आरा टिल हिज डेथ इन 1666, टिल हिज डेथ इन 1666। टिल हिज डेथ इन 1666।
हिज टाइम इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल आर्किटेक्चर अपने जेनिथ पे था इसके टाइम पे। ठीक है, सबसे वंडरफुल चीजें इसी ने बनवाई हैं भाई, ताजमहल बनाया। हिज टाइम इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे कि कैसे कैसी चीजें बनवाई थी इन्होंने। गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। टू फ्रेंचमैन टू फ्रेंचमैन बर्नियर एंड टेवर्नियर। टू फ्रेंचमैन बर्नियर, BERNIER, बर्नियर एंड ट्रेवर्नियर, एंड टू इटालियन मैन एंड टू इटालियन मैन मानुची एंड पीटर मुंडी। मानुची एंड पीटर मुंडी विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम। इसके टाइम में इंडिया में आए थे। ठीक है, बर्नियर और टेवर्नियर और मानुची एंड पीटर मुंडी। ठीक है, लास्ट लिखो अब औरंगजेब। औरंगजेब ने कब से कब तक रूल किया है? 1658। देखो, अब इनके रूल के बीच में ना बड़ी सारी चीजें हुई हैं इंडिया में, पर हम इतना डेप्थ में जा नहीं रहे। मिडिवल इंडिया से काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, JKSSB में तो बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इतना ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लिखो इसमें, औरंगजेब फर्स्ट डिफीटेड द मुगल आर्मी। फर्स्ट डिफीटेड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ धर्मट। इन द बैटल ऑफ धर्मट। पहले अपने भाइयों के साथ लड़ रहा था ये, उनको हराया एक एक करके इसने। बैटल ऑफ धर्मट, एंड देन डिफीटेड अ फोर्स, एंड देन defeated a force led by Dara Shikoh in the battle of Samugad, in the battle of Samugad and battle of Deori, battle of Samugad and battle of Deori, full stop. He then entered Agra, उसके बाद आगरा पहुंचा, एंड क्राउंड हिमसेल्फ, और अपनी ताजपोशी की, एंड क्राउंड हिमसेल्फ विद द टाइटल ऑफ अलामगिर, विद द टाइटल ऑफ अलामगिर। अलामगिर का क्या मतलब होता है? कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। विद द टाइटल ऑफ अलामगिर। अंडर हिम, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, अंडर हिम मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल जेनिथ। अंडर हिम मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल जेनिथ।
रीच्ड रीच्ड इट्स टेरिटोरियल जेनिथ। सबसे ज्यादा टेरिटरी मुगल्स में किसके कंट्रोल में थी? औरंगजेब के कंट्रोल में। ठीक है, इसने अपना ज्यादा टाइम जो है डेक्कन वाले एरिया में, 50 साल इसने रूल किया। 50 में से 25 साल नॉर्थ इंडिया में रहा है, 25 साल कहाँ रहा है? डेक्कन में। ठीक है, अब जब ये ज्यादा टाइम डेक्कन में रहा तो नॉर्थ इंडिया में काफी रिवोल्ट हुए इसके खिलाफ, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। अभी देखेंगे आगे क्या क्या हुआ। लिखो द मुगल एम्पायर, नेक्स्ट वर्ड में। द मुगल एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द मुगल एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ, stretched from Kashmir in the north to Tamil Nadu in the south. Tamil Nadu in the south, and from Hindu Kush mountains in the west. Hindu Kush mountains Hindu Kush mountains in the west to Chittagong in east. चिटागोंग कहाँ पे है? हैं? प्रेजेंट डे बांग्लादेश में चिटागोंग। ठीक है, तो इसके टाइम में टोटल 21 प्रोविंसेस इसने इंडिया में बनाई थी। कितनी? 21 प्रोविंसेस, जहां पे मुगल्स रूल किया करते थे। ठीक है, पूरा इंडिया इसके कंट्रोल में था। ठीक है, इसके टाइम में नॉर्थ इंडिया में काफी रिवोल्ट्स हुए हैं, तो उनके नाम भी लिख लो। इन हिज रूल, नेक्स्ट पॉइंट में, इन हिज रूल वेरियस रिवोल्ट्स टुक प्लेस। टुक प्लेस, फर्स्ट लिखो जाट रिवोल्ट एट मथुरा। जाट 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 रिवोल्ट एट मथुरा अंडर अंडर राजा राम एंड चूरामन। चूरामन, CHURAMAN, चूरामन। दूसरा लिखो सतनामी रिवोल्ट इन पंजाब। सतनामी रिवोल्ट इन पंजाब। सतनामी रिवोल्ट इन पंजाब अंडर वीरभान। अंडर वीरभान। अंडर वीरभान। उसके बाद थर्ड लिखो बुंदेलाज रिवोल्ट इन बुंदेलखंड। बुंदेलाज रिवोल्ट इन बुंदेलखंड अंडर चंपत राय। अंडर चंपत राय। ठीक है, अच्छा ये रिवोल्ट क्यों हो रहे हैं अब? हम्म, क्या करने के लिए? हाँ, नहीं, अब इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, इसका जो रूल था, अब वे वैसा अकबर के जैसा रूल नहीं रहा था। ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर था। ठीक है, तो ये अब जो पॉलिसी अकबर ने लगाई थी यहाँ पे इंडिया में कि हम मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके सुल्ले कुल की पॉलिसी से चलाएंगे, इसने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा अब। हाँ, वापिस से जजिया ले आया। ठीक है, तो जो दूसरे रिलीजन के लोग थे उनके बीच में थोड़ा सा असहमति इसको लेके आना शुरू हो गई। ठीक है, तो जो इसकी बात नहीं मानता था तो उसके साथ, अच्छा हालांकि इसके टाइम पे सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे मुगलों में। ठीक है, लेकिन मनसबदारी सिस्टम में अपने आप में ही क्राइसिस आ चुका था इस टाइम तक। मैंने आपको बताया था कि मनसबदारी सिस्टम में कैसे क्राइसिस आया था, क्योंकि अब लैंड जो है वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो टू मच मनसबदार हैं। ठीक है, और लैंड बहुत कम है, तो वहां से जैसा पहले लग्जरियस लाइफस्टाइल था वैसा नहीं उनको मिल पा रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो थी उनको परेशानी थी।
ठीक है। दूसरा, जैसे ही इसने साउथ इंडिया में अपना ज़्यादा टाइम डिवोट किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया की तरफ ध्यान देना कम कर दिया इसने अपना। तो नॉर्थ इंडिया में जैसे बंगाल है, ठीक है, ये सब प्रोविंसेस हैं, इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब तक ये जिंदा रहा तब तक तो सामने कोई नहीं आया, बट धीरे धीरे अंदर अंदर से करना स्टार्ट हो गए थे। जैसे ही इसकी डेथ होती है, उसके बाद इंडिपेंडेंट किंगडम्स आ जाती हैं सामने, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन जाती हैं। और फिर मुगल एम्पायर कंसोलिडेट नहीं हो पाता, क्योंकि कोई स्ट्रांग रूलर उसके बाद आ ही नहीं पाता है औरंगजेब के बाद। ठीक है, और उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेजन्स हो चुकी। अब फॉरेन मतलब ये जो ट्रेडर्स आ चुके हैं, उनको भी धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि कैसे हम इंडिया की पॉलिटी में हस्तक्षेप करके यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ये फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, डच, पोर्तुगीज, तो ये सब बड़ी मल्टीपल पावर्स जो हैं यहाँ पे अब काम करिए। मराठाज अभी राइज कर चुके हैं। ठीक है, 1600s के बाद मराठाज ने जो है ये इनकी नाक में दम करके रखा है, औरंगजेब की नाक में दम करके रखा था मराठाज ने भी। तो मराठा, सिख, जाट, ये सब पावरफुल अब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इसकी वजह से एक सेंट्रलाइज्ड किंगडम अब स्ट्रांग नहीं रह पाएगी। ठीक है, देखो, ही कॉज्ड ही कॉज्ड सीरियस रिफ्ट इन राजपूत मुगल अलायंसेस। ही कॉज्ड सीरियस रिफ्ट इन द राजपूत मुगल अलायंसेस। रिफ्ट, हाँ, रिफ्ट मतलब दरार, इन राजपूत मुगल अलायंसेस। राजपूत मुगल अलायंसेस। ही अनेक्स्ड मारवाड़ इन 1639। ही अनेक्स्ड मारवाड़ इन 1639। मारवाड़, MARWAR, इन 1639। उसके बाद लिखो इन 1675। इन 1675 ही एग्जीक्यूटेड गुरु तेज बहादुर। ही एग्जीक्यूटेड गुरु तेज बहादुर। ब्रैकेट में लिखना नाइन्थ सिख गुरु। तो इससे सिखों के बीच में और ज्यादा, नाइन्थ सिख गुरु। इन 1679 ही री इम्पोज जजिया। इन 1679 ही री इम्पोज जजिया। जजिया को री इम्पोज किया इसने। अरे, ठीक है, उसके बाद लिखो ही ऑल्सो बैंड झरोखा दर्शन। बैंड झरोखा दर्शन बैन कर दिया। झरोखा दर्शन क्या था? हाँ, कौन? हाँ, जो किंग बालकनी में आके लोगों को मिलता था, मतलब लोगों के साथ हाय हेलो करता था। ठीक है, वो भी इसने बंद कर दिया। ही बैंड झरोखा दर्शन। हाँ, उसके बाद लिखो ही ऑल्सो बैंड नवरोज फेस्टिवल। हाँ, पर्शियन न्यू ईयर जो मनाया जाता था, किसने लाया था ये? बलबन ने। ठीक है, वो भी इसने बंद करवा दिया। ही ऑल्सो बैंड नवरोज फेस्टिवल। उसके बाद लिखो ही ऑल्सो बैंड सिंगिंग इन कोर्ट। कोर्ट में गाना बजाना भी बंद। बोला यहाँ कोई मुजरा नहीं चलेगा। मतलब सीरियस होके काम करो सारे। ही ऑल्सो बैंड सिंगिंग इन कोर्ट। अच्छा, खुद बड़ी अच्छी वीणा बजाता था ये, पर पता नहीं कहाँ बजाता था। देखो ही वॉज एन अकम्पलिश्ड वीणा प्लेयर। ही वॉज एन अकम्पलिश्ड वीणा प्लेयर। अकम्पलिश्ड वीणा प्लेयर।
उसके बाद लिखो, ही पैटर्नाइज द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स, ही पैटर्नाइज्ड द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया। फतवाए अलामगिरी का नाम सुना है आपने? फतवाए अलामगिरी लॉ बुक है मुस्लिम्स की, ठीक है। ही पैटर्नाइज द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया, फतवाए अलामगिरी। ही पैटर्नाइज्ड, PATRO, द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया, फतवाए अलामगिरी। फतवाए अलामगिरी। he was called as he was called as दरवेश और जिंदा पीर। GIRI। he was called as दरवेश और जिंदा पीर। अपने आप को प्योर मुस्लिम बोलता था ये, ठीक है। उसके बाद लिखो, he had the highest number of Hindu mansabdars, he had the highest number of Hindu mansabdars under him। लास्ट पॉइंट लिखो, औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर, औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर on February 20, on February 20, 1707। 1707, 1707, full stop। His tomb is in खुलदाबाद, his tomb is in खुलदाबाद। ये खुलदाबाद कहाँ पे है? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र। खुलदाबाद। इन द दरगाह ऑफ शेख जैनुद्दीन, इन द दरगाह ऑफ शेख जैनुद्दीन। इन द दरगाह ऑफ शेख जैनुद्दीन की जहां पे दरगाह थी वहां पे इसका टॉम्ब है, ठीक है। अब औरंगजेब की किन पॉलिसीज की वजह से मुगल एम्पायर खत्म हुआ वो हम मॉडर्न इंडिया में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद की जो भी कहानी है सब मॉडर्न इंडिया में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपकी मिडिवल इंडिया खत्म होती है यहाँ तक की। हाँ, इनका आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में सबका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे अलग से। हाँ हाँ।